हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए, माफ़ी चाहते हैं। मेरे को ध्यान नहीं था कि मेरी क्लास 4 बजे से है ना। मेरे को वही ध्यान था कि 6:15 से होगी, कि मेरी क्लास 6:15 पे होती है, तो फिर मैम का भी शायद 6:15 पे होगा। तो मेरे को ध्यान नहीं था, मैं 6:15 सोच के बैठा हुआ था आराम से, और रोटी खा रहा था पनीर के साथ। फिर 4:02 पे एक स्टूडेंट का कॉल आया, आपके बैच का, कि सर क्लास। मैंने कहा क्लास? मैंने कहा वो तो 6:15 पे होती है। बोला नहीं सर, क्लास है। तो जल्दी जल्दी रोटी खाई, रोल करके चाय पी, और आ गया। ठीक है, मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो आराम से 6:15 का सोच के बैठा था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। थोड़ा सा 6 बजे तक पढ़ा दूंगा, है ना। थोड़ा 6 बजे तक पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी 6:15 से हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम थोड़ा 6 बजे तक पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिए, एक बार आप जल्दी से यस लिख दीजिए। एक बार कल का रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसकी एनसीईआरटी रीड करा देता हूँ। ठीक है, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। थोड़ा लेट आए ना, क्लास में थोड़ी शर्म सी लगती है ना। सच में लिटरली पता ही नहीं था मुझे, मैं तो 6:15 का सोच के बैठा था, है ना। मेरा जैसा आदमी जो जो दूसरों के लेक्चर ले लेता है, वो ऐसा तो करेगा नहीं कि 4 बजे क्लास है और उसको पता हो, है ना। हमें तो क्लास लेनी होती है, हम तो हर जगह ताक लगा के बैठे रहते हैं, किसी का क्लास अगर मिल जाए तो हम तो ले लें, है ना। तो मुझे पता ही नहीं था कि 4 बजे से है। दिमाग से ध्यान ही नहीं था, एकदम 6:15 का ही चल रहा था। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने आपको कल रिवाइज करवाया था, है ना। कल ये मैंने आपको रिवाइज करवाया था, है ना। कल ये मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन हमने कल पढ़ा था। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो बच्चों, यहां पर रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, यहां पर रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए। यहाँ पे एलएचसी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी है। ये PS2 का है, ये PS1 का है। दो फोटोन यहाँ गिरे, दो फोटोन यहाँ गिरे। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकले। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो PS2 से PS1 की तरफ है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि नॉन साइक्लिक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नॉन साइक्लिक PS2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो PS2 से PS1 की तरफ है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकले, प्राइमरी एक्सेप्टर ने लिया, जिसको आपने फियोफाइटिन बोला था, जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट था। ठीक, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन गए थे प्लास्टोक्यूनॉन पर, इसकी लोकेशन भी सेम वही है, आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर। प्लास्टोक्यूनॉन ने, और हाँ, यहां लो रिडॉक्स पोटेंशियल है, यहां हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है। लो रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो चीजें लो रिडॉक्स से हाई रिडॉक्स गई, तो आपने इसको बोल दिया अपहिल। बच्चों, प्लास्टोक्विनोन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, स्ट्रोमा से प्लास्टोक्विनोन ने दो प्रोटॉन उठाए। तो प्लास्टोक्विनोन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो प्रोटॉन आ गए, वो बन गया PqH2। PqH2 को आपने बोला था प्लास्टोक्विनोल। तो PqH2 पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है। यहां से दो इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम B6F के पास, और इसने दो प्रोटॉन को डाल दिया थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में। तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। PqH2 से इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम B6 पर, यहां से इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोसानिन पर। तो प्लास्टोक्विनोन से लेके प्लास्टोसानिन तक, इसको मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इतने को मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला था। ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि जब इस पे दो फोटोन गिरे होंगे तो यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो यहां पर इसका जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए है, उस पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी आई होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी कर दी? इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए PS2 ने। ठीक, यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन की कमी आई, उसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए? वाटर ने दिए। तो वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है वो ल्यूमेन में होती है, जिससे दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो ये ले लेता है। दो प्रोटॉन का क्या हुआ अभी बताया नहीं। ठीक, फेरेडॉक्सिन भी वहां पर है, कहां पर? आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर। यहां से इलेक्ट्रॉन गए NADP प्लस के पास। ठीक है, और आपका एंजाइम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। इस एंजाइम की लोकेशन भी वही है, आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और आपका बन गया NADPH। ठीक,
ये है ETC, यहां से आपका ATP बनेगा, यहां आपका NADPH बनेगा। ठीक, अब पहले हम इसकी NCERT को वो कर लेते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, यहां तक का समझ में आ गया तो एक बार आप यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। चलिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया था अब उसकी एनसीईआरटी पढ़ाता हूं आपको, और फिर आप घर पे जाके आराम से एनसीईआरटी पढ़ना, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए। चलो, इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए absorb 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और जंप किया कहां पे, इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। तो वो इन्होंने लिख रखा है कि अपना जो न्यूक्लियस है एटम का, वो जो न्यूक्लियस है उससे दूर गया, ग्राउंड स्टेट से कहां गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। दीज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था आपका फियोफाइटिन। तो क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको पिक किया गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको आपने बोला फियोफाइटिन। फियोफाइटिन which passes them to an electron transport chain, which passes them to an electron transport chain, which का मतलब क्या है, which का मतलब है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, एक सिस्टम है जिसमें आपके साइटोक्रोम है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका प्लास्टोक्विनोन बताया, आपका साइटोक्रोम B6F बताया, आपका प्लास्टोसाइनिन बताया। तो जब यहां पर चीजें मूव करती हैं तो कैसे करती हैं, डाउनहिल करती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब चीजें मूव करती हैं कैसे करती हैं, डाउनहिल करती हैं। चलो आना जरा ध्यान से समझना, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो साइटोक्रोम है, प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोसाइनिन है, यहां पर आपका जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। किन टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल, अब आप देखिए सर ने ही आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, PS2 यहां पर रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा है, लो है, और ये जिसने लिया कौन, फियोफाइटिन। किसने लिया था, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन का आपको क्या बताया था, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल बताया था। यहां से चीजें इधर पे गई ETC के थ्रू, कैसा है, डाउनहिल है। ठीक है, तो यहां लो से हाई गया था तो आप इसको बोले थे अपहिल। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं किस टर्म्स में, रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स में। लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल। इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप, इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो यूज नहीं हो रहे हैं। वो कहां पहुंच रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं आपका PS1 पर, ये देखिए। बट वो कहां जा रहे हैं, वो पास हो रहे हैं कहां, पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1। यहां से इलेक्ट्रॉन PS1 के पिगमेंट पे पहुंच गए। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन किसका, रिएक्शन सेंटर किसका, PS1, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, आर ऑल्सो एक्साइटेड। कब, जब उस पे रिसीव होगी रेड लाइट, कितनी वेवलेंथ की, 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, क्योंकि वो PS1 है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर। और उस एक्सेप्टर को सर ने क्या बोला था, इसके एक्सेप्टर को सर ने बोला था फेरेडॉक्सिन। ठीक है, फेरेडॉक्सिन मॉलिक्यूल।
अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का नाम है फेरिडॉक्सिन, जिसका अपना रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, जिसका अपना रिडॉक्स पोटेंशियल ग्रेटर है। मतलब यहां पर रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा था, हाई था। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये मूव करेंगे डाउनहिल, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे डाउनहिल, ठीक है, और किसके पास जाएंगे, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच, किसके पास पहुंचेंगे, NADP प्लस के पास पहुंचेंगे। बच्चों एकदम फील हुआ तो ही यस लिखना, अगर आपको फील हुआ है तो आप यस लिखिए। फील हुआ तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाने से NADP प्लस के क्या पास क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। अगर NADP प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब NADP प्लस का क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस होगा, वो प्रोटॉन भी उठाएगा। उसने प्रोटॉन कहां से उठाए थे, NADP प्लस ने प्रोटॉन कहां से उठाए थे, NADP प्लस ने 2 प्रोटॉन उठाए थे, कहां से, 2 प्रोटॉन उठाए थे, कहां से, स्ट्रोमा से। 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 प्रोटॉन मिल गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गेनिंग, प्रोटॉन की गेनिंग क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो NADP प्लस का रिडक्शन हुआ, तो NADP प्लस का जब रिडक्शन होगा बच्चों, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा NADPH। NADPH, दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट हुई थी, सर ये स्टार्ट हुई थी PS2 से। PS2 से, PS2 से कहां गया था, PS2 अपहिल टू द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या था, फियोफाइटिन। तो सर जब PS2 से एक्सेप्टर के पास गया था, PS2 से एक्सेप्टर के पास गया, एक्सेप्टर क्या था, फियोफाइटिन। तो स्टार्ट कहां से हुआ था सर, सर स्टार्ट हुआ था PS2 से। PS2 से जब एक्सेप्टर पे गया था तो आपने इस मूवमेंट को अपहिल बोला था, ठीक है बेटा। बेटा एक्सेप्टर से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया था तो उसको आपने क्या बोला था, सर उसको आपने डाउनहिल बोला था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से किसके पास गया था, सर PS1 के पास गया था, ठीक है। अब PS1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे, हां सर हुए थे, किसके पास गए थे, एक और एक्सेप्टर के पास गए थे। उस एक्सेप्टर को क्या बोला था, फेरेडॉक्सिन। तो जब PS1 से एक्सेप्टर के पास गए तो इस मूवमेंट को आपने क्या बोला था, सर इस मूवमेंट को हमने अपहिल बोला था। जब PS1 से इलेक्ट्रॉन आपके अनदर एक्सेप्टर के पास गए, फेरेडॉक्सिन, तो इस मूवमेंट को सर हमने बोला था अपहिल। उसके बाद फेरेडॉक्सिन से फाइनली कहां, NADP प्लस के पास गए, तो इस जर्नी को क्या बोला था, डाउनहिल। तो अपहिल, डाउनहिल, अपहिल, डाउनहिल, अपहिल, डाउनहिल, अपहिल, डाउनहिल, ठीक है। और रिड्यूसिंग इट क्या बना, NADPH। और कैसा पैटर्न लगा था, जेड लग रहा था, जेड स्कीम। क्यों, क्योंकि इसका शेप इस तरीके से आया था। दिस शेप इज फॉर्म्ड कब, when all the carrier are placed in a sequence on redox potential। इस तरह का शेप तभी आता है जब सारे के सारे अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के इक्विवेलेंट मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं। यहां लो वाला, यहां हाई वाला, यहां लो वाला, यहां हाई वाला। तो जब ये सब अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के अरेंज अकॉर्डिंग प्लेस होते हैं तो आपका इस तरीके से जेड स्कीम वाला शेप बनता है, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, LHC, RC, RC मतलब रिएक्शन सेंटर, RC मतलब रिएक्शन सेंटर। तो ये रिएक्शन सेंटर किसका है, PS2 का है। तो ये है PS2। तो PS2 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। यहां से कहां गया, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और यहां से आया आपका कहां पर, PS1 का रिएक्शन सेंटर है, PS1 का रिएक्शन सेंटर है। यहां से इलेक्ट्रॉन गया कहां पर, फेरेडॉक्सिन। और उसके बाद जब वहां जाएगा तो NADP प्लस से क्या बनेगा, NADPH। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनते हैं, कैसे बनते हैं वो नहीं बताए गए,
ठीक है, वाटर टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और हाफ O2, उसको ऑक्सीजन ब्रैकेट करके लिख दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है PS2, ये है PS1, बीच में है ETC, ETC के थ्रू ATP बनते हैं। कैसे बनते हैं पता नहीं, अभी बताया नहीं। यहां 680 नैनोमीटर की लाइट है, यहां पर 700 नैनोमीटर की लाइट है। बच्चों ये डायग्राम समझ में आया तो आप यस लिखिए। ये क्वेश्चन नहीं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। ये डायग्राम आपको समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ये डायग्राम आपको समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, अब आप जरा यहां पर देखना और कुछ सवालों के जवाब देना। यू वुड देन आस्क हाउ डस PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, PS2 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कॉन्टिन्यूसली कैसे करता है? क्योंकि अगर PS2 बार बार 2 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा तो भाई PS2 को भी तो रिप्लेस करना पड़ेंगे अपने इलेक्ट्रॉन, PS2 को भी तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा। तो कैसे, कौन है जो PS2 की मदद कर रहा है? आंसर आपको मिलेगा वाटर। द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव फ्रॉम PS2, जो इलेक्ट्रॉन PS2 को छोड़ के जाते हैं, दैट मस्ट बी रिप्लेस, मतलब उसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? वाटर देगा। दिस इज अचीव बाय this is achieved by this is achieved by electron available due to splitting of water। वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, the splitting of water is associated with PS2। वाटर की स्प्लिटिंग हुई, 2 प्रोटॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Electron needed to replace those removed from PS1 are provided by PS2। इलेक्ट्रॉन जो रिप्लेस, इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोस रिमूव फ्रॉम PS1, PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिर ऑक्सीजन के पास जाते हैं, तो वहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो PS1 को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो PS1 को इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है? PS2 करता है। 2 वाटर, यहां 2 वाटर के रेस्पेक्ट में बताया है आपका। ठीक है, तो 2 वाटर है तो प्रोटॉन कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया? हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 प्लस 2 आपके 4 हो गए। वी नीड टू एम्फेसाइज हेयर that water splitting complex is associated with PS2। water splitting complex, बच्चों 3 लोग हैं, एक है क्लोराइड, एक है मैग्नीज, ठीक है, और एक है आपका कैल्शियम। ये 3 लोग हैं, एक है क्लोराइड, एक है मैग्नीज और एक है कैल्शियम। इनको बोलते हैं OEC। इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इनकी प्रेजेंस में आपका वाटर टूटता है, इसकी प्रेजेंस में ही आपका जो वाटर है वो टूटता है। किसकी प्रेजेंस में टूटता है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो लिखा है ना वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यही है वो। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहां पर था? PS2। भाई वाटर की स्प्लिटिंग कहां हो रही थी? PS2 पे हो रही थी। बिल्कुल सही है, PS2 पे ही हो रही थी। विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन, कहां पर था? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड मतलब टुवर्ड्स ल्यूमेन। Where are the proton and oxygen form likely to be released? In the lumen or on outer side of the membrane? आंसर जाएगा आपका ल्यूमेन, ल्यूमेन में जाएगा। बच्चों पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ा दिया, जहां तक हमने कल पढ़ाई की थी पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपकी रूह तक आ गया है पूरा का पूरा। तो आप यस लिख दीजिए ताकि मैं चैप्टर को आगे बढ़ा सकूं, ताकि मैं चैप्टर को आगे बढ़ा सकूं, ताकि मैं चैप्टर को आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना।
एक गियर डालूंगा मैं सीधा, ठीक है, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक। अब मैं पहले आपको कीमो ऑस्मोटिक बताऊंगा, कीमो ऑस्मोटिक, क्योंकि वो आसान है। जब मैं आपको कीमो ऑस्मोटिक पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ये चीज दोबारा से पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, आप देखिएगा अभी आपको फील होगा, आपको लगेगा कि सर कल वाला दोबारा पढ़ा रहे हैं। तो हम पहले कीमो ऑस्मोटिक पढ़ेंगे पूरा का पूरा, यहां तक हो गया। तो साइक्लिक तो सिर्फ 5 मिनट का है, ठीक है। हम बड़ा खेल खेलने वाले हैं, छोटा खेल नहीं, हम बड़ा शिकार करने वाले हैं, ठीक है, बड़ा शिकार करने वाले हैं। एक लिख रहा है सर नॉट क्लियर। अबे तो बैठा क्यों है भाई, चले जाना। लुखे, ये तो कल का पढ़ा रहा था मैं, ये तो कल ही क्लियर हो गया था। अरे नसीड़ चला जा, ठीक है। चलो, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, कीमो ऑस्मोटिक कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेटिक, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये वाला खेल चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये सब अभी खत्म होगा। ये ओ थैंक यू नहीं, इतनी जल्दी थैंक यू आ गया, कम ऑन, अभी तो वार्म अप चल रहा था, ठीक है। चलिए आ जाओ। तो सर हम क्या डालें हेडिंग? हेडिंग तुम्हें यह बताया जाएगा कि एटीपी बनते कैसे हैं, एटीपी कैसे बनते हैं। तो हम क्या हेडिंग डालें सर? मैं बताता हूं क्या हेडिंग डालेगा। कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, हेडिंग डलेगी कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। किसने दी थी? पीटर मिचेल, ठीक है, पीटर मिचेल, ठीक है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था? पीटर मिचेल। क्या बताया था? अब जरा ध्यान से सुनना, कैसे चलने वाले हैं मैं बता देता हूं, रफ सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा, सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा और यहां लिखूंगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सिंपल बनेगा, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सिंपल बनेगा। कैसा वाला बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा, ऐसा वाला सर डायग्राम बनाने वाले हैं, कुछ इस तरीके का सर डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है सर। आ जाओ जरा ध्यान से, पूरा का पूरा फोकस करना अच्छे से, पहले मुझे बनाने देना, पहले मुझे बनाने देना, इतना बहुत है। ये ये इतना बहुत है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपका डायग्राम बनेगा, ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा शॉर्ट में बनाऊंगा क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका क्या था? यहां पर रिएक्शन सेंटर था, बिल्कुल सही है। ये है आपका रिएक्शन सेंटर आरसी, ठीक है, रिएक्शन सेंटर। यहां से इलेक्ट्रॉन आपके गए थे, किसके पास गए थे? यहां से इलेक्ट्रॉन आपके पास गए थे प्राइमरी एक्सेप्टर। अब मैं उसका पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। मैं लिखूंगा सिर्फ पी लिखूंगा, आप समझ जाना, क्योंकि ये मैंने कल आपको पूरा बताया है, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक, ये है आपका प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर। अब आप देखिए यहां पर, इस डायग्राम को मैं ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा, ताकि इससे रिलेट करता रहूंगा आपको। जो डायग्राम हमने कल पढ़ा था वही डायग्राम मैं आपका बनाने वाला हूं। देखो PS2, PS2, ठीक है। तो आपके सर ने क्या बनाया है यहां पर? आपके सर ने यहां पर क्या बनाया है?
रिएक्शन सेंटर है, ये है, तो सर ने भी क्या बनाया है, सर ने भी PS2 ही बनाया है। तो हमने आपका क्या बनाया है, PS2 बनाया है। ठीक, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन कहां गए थे, देखिएगा जरा, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन गए थे प्लास्टोक्यूनॉन के पास। ठीक है, यहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन थे वो गए थे किसके पास, प्लास्टोक्यूनॉन के पास गए थे, PQ। ठीक है, PQ, PQ, PQ के पास गए थे, और PQ ने आपके क्या उठाए थे, 2 प्रोटॉन उठाए थे। PQ ने आपके क्या उठाए थे, PQ ने आपके उठाए थे 2 प्रोटॉन। जब सर लिखते हैं ना तो एकदम सर से चिपक के बिल्कुल सर के पीछे पीछे नहीं चलना है, कम से कम 7 से 10 सेकंड का गैप रखना है, ताकि सर अगर मिटा के दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो ऐसा ना हो कि जैसे ही सर ने PQ लिखा तूने भी एकदम से PQ लिख दिया। 10-15 सेकंड का मार्जिन रखिए जब टीचर लिख रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है उसको, ये नहीं कि एकदम से जैसे मैंने P लिखा तूने एकदम PQ लिख दिया। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था PQH2। ठीक, और यहां से आपके इलेक्ट्रॉन आगे गए थे, किसके पास गए थे, साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। ठीक है, साइटोक्रोम B6F, ये रहा आपका PS2 का डिपार्टमेंट। अब आपका आएगा किसका, साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो गए थे नेक्स्ट, वो किसके पास गए, वो किसके पास गए, यहां से जो इलेक्ट्रॉन गए बेटा वो किसके पास गए, वो इलेक्ट्रॉन गए आपके साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए थे, और यहां से आपके 2 प्रोटॉन कहां गए, ल्यूमेन में गए, 2 प्रोटॉन ल्यूमेन में गए। और क्या हो रहा था, और वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, उसकी वजह से भी यहां क्या प्रोड्यूस हुए, 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए। अब साइटोक्रोम B6F से कहां गए, प्लास्टोसाइनिन पर गए, साइटोक्रोम B6F से कहां पर गए, अब आपके गए हैं प्लास्टोसाइनिन पर। इसको हमने बोला था PC। देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि सर कल वाला ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये तो कल वाला ही चल रहा है। ये देखिए, कल वाला ही चल रहा है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से दे रखा है PS1, प्लास्टोसाइनिन से दे रखा है PS1। अब आप देखिए, ये रिएक्शन सेंटर हो गया है ना, किसका रिएक्शन सेंटर हो गया, PS1 का रिएक्शन सेंटर हो गया। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए थे, यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे फेरेडॉक्सिन के पास। ये देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे आपके फेरेडॉक्सिन के पास, FD, FD। ये देखिए, ये लिखा हुआ है FD, ध्यान से देखिए एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है FD। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड और लिखा है FNR, बताता हूं वो क्या है, FNR। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां गए थे, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन गए थे आपके NADP प्लस के पास, NADP प्लस के पास आपके इलेक्ट्रॉन गए थे। ठीक, और इसने स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन लिए, 2 प्रोटॉन लिए स्ट्रोमा से, और क्या बनाया था इसने, आपका क्या बनाया था, इसने बनाया NADPH प्लस H प्लस। किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ ये सब, एंजाइम का नाम है FNR।
एंजाइम का नाम है FNR। सर FNR का फुल फॉर्म क्या है? FNR का फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं, फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेस। जो डायग्राम कल पढ़ा था ये रहा, इतना बना दिया मैंने, इतना डायग्राम बना दिया, ये नहीं बनाया अभी। यहां तक डायग्राम समझ में आया? कल का ही है, ये तो कल का ही है ना, कल का ही है। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। कल का ही डायग्राम है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं इसमें, कल का ही है। जो बच्चे कल पढ़े हैं उनको पूरा समझ में आएगा, जो आज आया है मुंह उठा के उसको तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो आया ही क्यों है। कल का डायग्राम है। अब आप मुझे बताइए, ये है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ये है स्ट्रोमा, ये है ल्यूमेन। अब इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हेडिंग डालना, इन्होंने बोला प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका फॉर्म्ड हुआ है अक्रॉस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये हेडिंग डालो। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंसेस, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंसेस, प्रोटॉन का डिफरेंसेस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस मतलब स्ट्रोमा और ल्यूमेन, स्ट्रोमा और ल्यूमेन। इसका मतलब यह है कि जो ल्यूमेन है यहां, ये ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई हो गई है, और जो स्ट्रोमा रीजन है वहां पे प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई है। तो प्रोटॉन का डिफरेंस फॉर्म्ड हो गया, प्रोटॉन का डिफरेंस फॉर्म्ड हो गया अक्रॉस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गए, ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के उस तरफ प्रोटॉन कम रह गए, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के इस तरफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए। भाई थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के उस तरफ क्या है? स्ट्रोमा है, वहां प्रोटॉन क्या हो गए? कम हो गए। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या है? ल्यूमेन है, यहां प्रोटॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तू मेरे अगल बगल, मेम्ब्रेन के इस तरफ और इस तरफ, मेम्ब्रेन के इस तरफ और उस तरफ, मेम्ब्रेन के इस तरफ और इस तरफ, मतलब स्ट्रोमा और ल्यूमेन में प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गए। ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गए। उसका पहला रीजन दिया गया, अंदर प्रोटॉन पैदा करने वाली फैक्ट्री लगी है, अंदर वाटर टूटता है, तो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से, वाटर की स्प्लिटिंग होने की वजह से ल्यूमेन के अंदर जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ल्यूमेन में हो रहा है फोटोलाइसिस। ल्यूमेन में प्रोटॉन के बढ़ने का पहला कारण आपको समझ में आया,
तो यस लिखिए। 3 कारण है, पहला कारण समझ में आया तो आप यस लिखिए। 3 कारण है, आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। पहला कारण आपको समझ में आया, भाई ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा क्यों हो रहे हैं, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम क्यों हो रहे हैं। ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा होने के 3 कारण हैं, जिसमें सर ने एक कारण दे दिया। दूसरा कारण देखिए, प्लास्टोक्यूनॉन बाहर के प्रोटॉन उठा के ल्यूमेन में डाल रहा है। तो प्लास्टोक्यूनॉन एक्ट एज प्रोटॉन पंप, act as proton pump which transfer proton from stroma to lumen, from stroma to lumen। ठीक है, दूसरा कारण ये हो गया। हाँ शाबाश, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस बाय एनएडीपी प्लस, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ? मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है अब। ठीक है, तीसरा रीजन, भाई बाहर के उठा के अंदर डाल दिए अंदर पैदा कर लिए, बाहर के अंदर डाल दिए। अच्छे खासे स्ट्रोमा में प्रोटॉन थे, तुम उसको उठा के ल्यूमेन के अंदर डाल रहे हो भाई सही थोड़ी ना भाई। अंदर खुद वाटर से प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हो, बाहर के प्रोटॉन को भी अंदर उठा के डाल लेते हो भाई, सही है क्या ये अब बाहर जो प्रोटॉन है स्ट्रोमा के, उसको एनएडीपी प्लस के साथ बाइंड करा के एनएडीपीएच बना रहे हो ये बेटा गजब। बाहर के प्रोटॉन को या तो अंदर डाल देते हो यहां से, या बाहर के भारी ठिकाने लगा दिए, बाहर के प्रोटॉन को एनएडी प्लस के साथ बाइंड करवा रहे हो मजाक चल रहा है क्या बाबा तो एनएडीपी प्लस रिमूव प्रोटॉन from stroma to form NADPH plus H plus। 3 कारण, निम्नलिखित 3 कारणों से यह बिल्कुल ज्ञात होता है कि ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो जहां ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक पीएच, इसका मतलब लो पीएच। तो ल्यूमेन के अंदर कंडीशन कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है, ल्यूमेन की पीएच लो हो गई, और स्ट्रोमा की पीएच क्या हो गई, हाई हो गई, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्ड हो गए। तो बताओ इस टाइम प्रोटॉन ज्यादा कहां है, इस टाइम प्रोटॉन ल्यूमेन में ज्यादा है। अब तुम्हें प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करना है, डालो हेडिंग ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आए, बनाने के लिए स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आए। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, हां गजब। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्ड कब हुआ, जब प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आए। अब मुझे प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ना है, तो जहां कम है वहां भेजो, लिख के बताओ अब प्रोटॉन कहां से कहां मूव करेंगे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, कोई अंदर से बाहर आ ना जाए, कोई अंदर से बाहर आ जाए, कोई अंदर से बाहर, कोई अंदर से बाहर, कोई बाहर से अंदर ना आ पाए, कोई अंदर से बाहर ना जा पाए, हम तुम एक कक्षा अपस्तम चाबी लोकतम। हाँ यहां पर देखिएगा,
ठीक है, अब प्रोटॉन मूव करेंगे ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। अब प्रोटॉन का मूवमेंट होगा कहां से कहां? प्रोटॉन का मूवमेंट होगा ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। प्रोटॉन का मूवमेंट होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन। अरे गजब, डाउनहिल भी लिखना शुरू कर दिया। मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जब प्रोटॉन मूव करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब ये मूवमेंट मेरे ख्याल से कैसा होगा? डाउनहिल। ये मूवमेंट होगा डाउनहिल। अब ध्यान से समझना कैसे मूव करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आपका टीचर हूं। देखिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा ये, और ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? अगर मैं पूछूं ये क्या है, इसको आप बोलते हैं एटीपी सिंथेस। इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस। एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसकी दो यूनिट है। ये वाली यूनिट को बोलते हैं CF0, इसको बोलते हैं CF1। ठीक है, CF0 CF1। CF का मतलब है कपलिंग फैक्टर। CF का मतलब है कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर। आपको एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक एंजाइम आपको दिख रहा है जिसकी दो सब यूनिट है, एक है CF0 और एक है इसकी CF1। ठीक है, मैंने समझाने के लिए F0 F1 बोल दिया, CF0 CF1। ठीक, अब क्या होगा? आपके प्रोटॉन मूव करेंगे। अब आप मुझे बताइए, जो CF1 है वो किसकी तरफ है? वो टूवर्ड्स स्ट्रोमा है तो ये सब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। ठीक है, CF0 भी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में है, CF1 भी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में है, बट CF1 बाहर की तरफ है, टूवर्ड्स स्ट्रोमा है। ठीक है, टूवर्ड्स स्ट्रोमा है। ठीक है, और CF0 जो है वो आपका मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। ये आपका एम्बेडेड है किसके अंदर? मेम्ब्रेन के अंदर। CF0 जो होता है इसी को लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अंदर है ये इंटीग्रल प्रोटीन, और जो CF1 होता है ये बाहर की तरफ है, इसको लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, तो एक बारी में दो प्रोटॉन जाएंगे। एक बारी में दो प्रोटॉन जाएंगे। तो जब प्रोटॉन मूव करेंगे आपके, जब प्रोटॉन मूव करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एस प्रोटॉन मूव थ्रू CF0। CF0 एक चैनल की तरह काम करेगा। एज प्रोटॉन मूव थ्रू CF0 एंड CF1, तो इसने एक चैनल की तरह काम किया। CF0 यहां से प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, एज प्रोटॉन मूव थ्रू CF0 एंड CF1। जब प्रोटॉन यहां से मूव करेंगे तब देयर इज स्ट्रक्चरल और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। देयर इज स्ट्रक्चर और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। जब प्रोटॉन मूव करते हैं तो जो CF1 है इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है।
देयर इज अ स्ट्रक्चरल और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन CF1। प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से CF1 का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसकी वजह से आपका ADP IP के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ATP बनाता है। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन अपने आप में एनर्जी है। तो जब प्रोटॉन मूव करता है तो ये जो प्रोटॉन की एनर्जी है, ये एनर्जी यूटिलाइज होती है किसमें, ADP और IP में बॉन्ड बनाने में, और आपका बनता है ATP। तो जब प्रोटॉन मूव करता है तो प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से CF1 जो यूनिट होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जिसकी वजह से ADP और IP बॉन्ड बनाते हैं और आपका बनता है ATP। तो ये किस तरह का ट्रांसफर हुआ, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में हुआ। इसका मतलब हाई से लो हुआ, इसका मतलब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। CF0 CF1 के थ्रू हुआ, एक प्रोटीन के थ्रू हुआ, तो आप इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हाई से लो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। CF0 CF1 के थ्रू गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जब प्रोटॉन मूव करता है तो प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से CF1 के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जिसकी वजह से ADP और IP में बॉन्ड बनता है और आपका बनता है ATP। बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप यस लिखिए, कॉन्फिडेंस से लिखिए सब। अब मैं इसकी NCERT रीड करता हूं, देखो। तो तुम्हें समझ में आया होगा कि सर ने साइक्लिक को स्किप करके सीधा यहां क्यों पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसमें 99% चीज तो हम कल ही पढ़ चुके थे, बस मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ा और एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। जल्दी से यस लिख दीजिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब जरा इसकी NCERT देखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फील करके देखिएगा। कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पीटर मिचेल, ठीक है, पूरा फोकस करना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आ जाओ। चलो सही है, अभी तो 5 19 ही हुए हैं, आ जाओ। let us now try and understand how actually ATP is synthesized। हम देखते हैं कि ATP किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं, कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक। द कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, ठीक। लाइक इन रेस्पिरेशन, अब हमने रेस्पिरेशन चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, हमने रेस्पिरेशन चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, तो आपको ये लाइन अभी स्किप करनी पड़ेगी क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस टू ATP सिंथेसिस इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ATP की सिंथेसिस भी प्रोटॉन ग्रेडियंट से रिलेटेड है। सबसे पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्ड होता है 3 कारणों की वजह से। ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होते हैं। तो अब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा और जब प्रोटॉन ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं तो ATP की सिंथेसिस होती है। कहां पर, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ठीक। दिस टाइम दीज आर दी मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। किस मेम्ब्रेन की बात हो रही है फोटोसिंथेसिस में, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। भाई थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही तो प्रोटॉन मूव कर रहे थे, बिल्कुल सही, ठीक। देयर इज वन डिफरेंस दो हेयर,
द प्रोटॉन, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन कहां हुआ? प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन हुआ, मतलब कहां पर हुआ? ल्यूमेन में हुआ। अब ये लाइन को स्किप करो, क्योंकि भाई तुमने रेस्पिरेशन पढ़ा ही नहीं है तो तुम्हें ये चीज समझ ही नहीं आएगी ना, तुमने तो पढ़ा ही नहीं है। ये तो क्या लिखा है? ये लिखा है चैप्टर 12, तो ये लाइन तुम्हें स्किप करनी पड़ेगी, ये लाइन तुम्हें स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये तो तब पता चलेगा ना जब सर क्या पढ़ाएंगे, जब सर नेक्स्ट वीक लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक। तो नेक्स्ट वीक से हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में सिलेबस क्या हो गया है, थोड़ा सा मेरे को बता दो ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया लग जाए। फिजिक्स में कितने चैप्टर बचे हैं? केमिस्ट्री में कितने चैप्टर बचे हैं? जूलॉजी में कितने चैप्टर बचे हैं? एक बार बता दीजिए मुझे। हमारा इस वीक में खत्म, अगले वीक हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो बाकी में कितने कितने चैप्टर बचे हैं? सभी का होने वाला होगा ऑलमोस्ट। वही है, एक चैप्टर बचे हैं, जूलॉजी में एक बचा है, हमारा भी अगले हफ्ते से एक ही बचेगा, है ना। ठीक है, जूलॉजी कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिजिक्स में 2 हैं, 1 है, 2 है, ठीक है, मतलब मोर और लेस अबाउट टू कंप्लीट, सबका ही होने वाला है। चलो ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा रिवीजन चलेगा पूरे फरवरी तक, ठीक है। क्लासेस लगाना बंद मत करना तुम लोग, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, क्लासेस लगाना बिल्कुल बंद मत करना। मैं लाइव क्लास लूंगा, पूरा फरवरी तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिवीजन कराऊंगा बहुत खतरनाक तरीके से। वो जो रिवीजन विद रुपेश सर है, जहां तक हमने कंप्लीट किए हैं उसको भी कंप्लीट करना है, और भी मैंने कुछ प्लान किए हुए हैं तुम्हारे लिए रिवीजन सेशन, ठीक है। चलिए, तो ये वाली लाइन अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे। let us understand what cause the proton gradient across the membrane। क्या कारण है कि across the thylakoid membrane आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्ड होता है? क्या कारण है? 3 कारण आपको बताए थे। पहला कारण, स्प्लिटिंग हुई किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की। कहां पर हुई? इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में हुई, मतलब ल्यूमेन। The proton or hydrogen ion that are produced by splitting of water, वो कहां accumulate हो गए? ल्यूमेन ऑफ thylakoid। पहला कारण। दूसरा कारण बड़ा देखेंगे एक बार, as electron move through the photosystem, जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के थ्रू मूव करते हैं तो जो प्रोटॉन है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन इस पैराग्राफ में दिया है, इसका एक्सप्रेशन यहां दिया है। कैसे? ये तब होता है, दिस हैपन कब? बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर ने बताया था पियोफाइटिन। पियोफाइटिन जो कहां लोकेटेड था? वो लोकेटेड था आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो क्या करता था? ट्रांसफर करता था। क्या ट्रांसफर करता था? इलेक्ट्रॉन। किसको? नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर, जिसको आपने क्या बोला? प्लास्टोक्यूनॉन बोला, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि बेटर टू से इट इज हाइड्रोजन कैरियर, क्योंकि प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा से क्या उठाएगा? प्रोटॉन उठाएगा। हेंस दिस का मतलब है प्लास्टोक्यूनॉन। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन। कहां से प्रोटॉन उठाएगा? स्ट्रोमा से। कब? जब वो ट्रांसफर करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसके पास ट्रांसफर करेगा? साइटोक्रोम B6F के पास ट्रांसफर करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F के पास ट्रांसफर करेगा, ठीक। वाइल दिस का मतलब है प्लास्टोक्विनोन। दिस मॉलिक्यूल पास ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो जब प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन देगा, और साइटोक्रोम B6F कहां प्रेजेंट है?
वो प्रेजेंट है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो इस टाइम जो प्रोटॉन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनर साइड और ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जब प्लास्टोक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F को देता है, साइटोक्रोम B6F इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उस दौरान प्लास्टोक्विनोन 2 प्रोटॉन को ल्यूमेन के अंदर डाल देता है। तो प्लास्टोक्विनोन जब अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को देता है, उस दौरान वो 2 प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर डाल देता है। The NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. मेम्ब्रेन पर ही है, बट किस तरफ है? स्ट्रोमा साइड में है। Along with electron, इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1। एक्सेप्टर कौन है? pyridoxine. Proton are necessary for reduction of NADP plus to NADPH. NADP प्लस से NADPH बनाने के लिए प्रोटॉन चाहिए, और ये प्रोटॉन आप कहां से रिमूव करते हैं? ये प्रोटॉन आप स्ट्रोमा से रिमूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं विद इन क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा में वो डिक्रीज हो गए, लेकिन ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो गया। और प्रोटॉन जहां ज्यादा है, ल्यूमेन में ज्यादा है, तो वहां की जो पीएच होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। चलो यहां तक आओ अब जरा इसको देखते हैं। Why are we so interested in proton gradient? हम प्रोटॉन ग्रेडियंट में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? इसलिए है दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, क्योंकि इसी ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन की वजह से आपकी एटीपी की सिंथेसिस होती है। और ये जो ग्रेडियंट है ये टूटता है कब? जब मूवमेंट होता है प्रोटॉन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। जब प्रोटॉन स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं, मतलब जब प्रोटॉन मूव करते हैं ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। जब प्रोटॉन ल्यूमेन से स्ट्रोमा में मूव करते हैं तब आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है। तब आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है। किसके थ्रू? थ्रू दी ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। चैनल किसका? CF0। याद करिए, मैंने लिखा था कि CF0 एक चैनल की तरह काम कर रहा है, और CF0 कहां प्रेजेंट था? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था। जब प्रोटॉन कहां से मूव करते हैं? प्रोटॉन मूव करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF0। और CF0 किसका पार्ट था? CF0 पार्ट था एटीपी सिंथेस का। एटीपी सिंथेस के 2 पार्ट हैं, एक है CF0, एक है CF1। तो जब प्रोटॉन CF0 से मूव करता है, CF0 किसका पार्ट है? एटीपी सिंथेस का पार्ट है। एटीपी सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। वन इज कॉल्ड CF0, जो कहां एम्बेडेड था? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में था, जो किसकी तरह काम करता था? एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करता था, जो क्या कैरी करता था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरी करता था। किसका? प्रोटॉन का। किसके अक्रॉस? मेम्ब्रेन। जो दूसरा पोर्शन था वो CF1 था, जो प्रोट्रूड था। प्रोट्रूड का मतलब होता है प्रोजेक्टेड। प्रोट्रूड का मतलब लिखा है प्रोजेक्टेड। कहां था? आउटर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में था। मतलब किस तरफ? मेम्ब्रेन की वो साइड बच्चों जो किसको फेस करती है? स्ट्रोमा को फेस करती है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी। प्रोटॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन का प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक
प्रोटॉन मूव कर रहे हैं तो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है ना। तो जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटॉन जब आपके मूव करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है किसमें, CF1 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेस। तो CF1 में कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है विच मेक द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक एटीपी। बच्चों यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ब्रेकडाउन है, मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, है ना। हाँ तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। हम्म कीमियो ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए, कीमियो ऑस्मोसिस के लिए आपको मेम्ब्रेन चाहिए। किसकी मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन चाहिए। प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप का मतलब है प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन जो कि प्रोटॉन को कहां से कहां फेंकता था, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में फेंकता था। और तुम्हें चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बनाना पड़ेगा आपको, प्रोटॉन ल्यूमेन में ज्यादा करने पड़ेंगे। और तुम्हें एंजाइम चाहिए कौन सा, एटीपी सिंथेस। चारों तुम्हें मैंने सिखा दिए। एनर्जी यूज होती है टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन थैलेकॉइड ल्यूमेन। इस सेंटेंस को समझना, ये बच्चे को समझ नहीं आता, ध्यान समझना क्या लिखा है। एनर्जी यूज होती है टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन थैलेकॉइड ल्यूमेन। ध्यान समझिएगा, थैलेकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है। थैलेकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए एनर्जी यूज होती है। थैलेकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन कहां से आए, स्ट्रोमा से आए। किसके थ्रू आए, किसके थ्रू आए, प्लास्टोक्यूनॉन के थ्रू आए। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन across a membrane to create a gradient or a high concentration of proton within the thylakoid lumen। तो प्लास्टोक्यूनॉन जब प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में डाल रहा है तो उस टाइम एनर्जी कंज्यूम हो रही है। उस टाइम, हां पीक्यू, ये प्लास्टोक्यूनॉन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये पकड़नी पड़ती है लाइन। और ये लाइन तब पकड़ आती है जब थैलेकॉइड ल्यूमेन में आदमी पहुंचता है कि यार थैलेकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ाने के लिए एनर्जी यूज हो रही है। और थैलेकॉइड ल्यूमेन में तो प्रोटॉन एक ही जगह से आ रहे हैं, स्ट्रोमा से आ रहे हैं। और स्ट्रोमा से कौन भेज रहा है, प्लास्टोक्यूनॉन भेज रहा है। शाबाश, तुम पकड़ गए। ये पॉइंट प्लास्टोक्यूनॉन को एक्सप्लेन कर रहा है। मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है, आई एम ग्रोइंग ओल्ड एंड यू आर बिकमिंग young। ATP synthase has a channel that allow diffusion of proton वापस back across the membrane। वापस back मतलब ल्यूमेन से वापस कहां, स्ट्रोमा। This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP। हो गया पूरा का पूरा। अब ये हम पढ़ेंगे जब हम कहां पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो अभी पढ़ लेंगे। Along with NADPH produced by the movement of electron, ATP will be used immediately। कहां ATP यूज होंगे, बायोसिंथेटिक रिएक्शन। बायोसिंथेटिक रिएक्शन मतलब जहां खाना बनेगा वहां एनर्जी यूटिलाइज होगी। खाना कहां बनेगा, खाना स्ट्रोमा में बनेगा। वहां कैसे बनेगा, CO2 के फिक्सेशन से खाना बनेगा, आपकी शुगर फॉर्म्ड होगी। देखो वो आ गया, देखो 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 वो आ गया, वो आ गया।
बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। जल्दी से आप एक बार यस लिख दीजिए। ओके, तो हमारा ये भी हो गया। अब ये तो हमने कल पढ़ा था, इसको हटा देते हैं। बाकी तो ये सब हमने आज ही पढ़ा है। ठीक है, अब लगे हाथ जल्दी से लिख दीजिए साइक्लिक फोटो। तू खींच मेरी फोटो। फोटो फॉस्फो राइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आ जाओ, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉट डन, मैंने लिखा कहां था? अच्छा, ये लिखा तो मैं नीचे। लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नॉट डन। लिख लो भाई, लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो, मैं बैठ जाता हूं। लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो, अमरूद मिलेगा, अमरूद। जल्दी लिख लेना, जल्दी। मार्को मूवी आई है, देखनी चाहिए, देखनी पड़ेगी, इसके बहुत अच्छे रिव्यू है। मार्को साउथ वाला सिनेमा ही बहुत अच्छा बनाता है। मार्को आई है और बहुत अच्छी मूवी है। एक एक और मेरा टास्क है जो पेंडिंग है, बगीरा। बगीरा उस पर आ गई है। बगीरा नेटफ्लिक्स पे आ गई है, आई थिंक। नहीं है, हॉट स्टार पे आ गई है, हिंदी में आ गई है। नेटफ्लिक्स तो मेरे पास है नहीं, हॉट स्टार तो है, अमेजोन है। एक बगीरा देखनी है, एक मार्को देखनी है ना। चलो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, है ना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां हो रहा था? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां हो रहा था, है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपका कहां हो रहा था, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो आपका, यहां पर डायग्राम बनाऊंगा, यहां पॉइंट्स लिखूंगा। स्ट्रोमल लैमेला में हो रहा था। ठीक है, यहां सिर्फ ओनली PS1 प्रेजेंट। ठीक है, ओनली PS1 प्रेजेंट, ओनली PS1 प्रेजेंट। ठीक है, आ जाओ। वो लिख रहा है सर का भी बैकलॉग है। भाई मेरा भी बैकलॉग चल रहा है ना, ये देखनी है मुझे। ठीक है, एक मूवी और थी, यही थी ना। यही है मेरा भी मूवी, मेरा 2 मूवी का बैकलॉग चल रहा है अभी। ठीक है, ये मुझे देखनी है, ये मुझे देखनी है ना, इसको मैं देखूंगा। पुष्पा तो मैंने देख ली। वाइल्ड फायर। ठीक है, ओनली PS1 इज प्रेजेंट। इसका मतलब स्ट्रोमल लैमेला में PS2 और NADP रिडक्टेस एंजाइम नहीं होते। PS2 NADP रिडक्टेस एंजाइम क्या है? एब्सेंट है। अब आप मुझे बताओ
साइक्लिक के अंदर एनएडीपीएच का फॉर्मेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? सर साइक्लिक होता है स्ट्रोमल लैमेला में। स्ट्रोमल लैमेला में एनएडीपीएच बनाने वाला एंजाइम ही नहीं है। तो जब एंजाइम ही नहीं है तो आपका एनएडीपीएच नहीं बनेगा। नो एनएडीपीएच फॉर्म्ड। यहां सिर्फ क्या बनता है? यहां सिर्फ एटीपी फॉर्म्ड होता है। यहां फोटोलाइसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती अभी तुम्हें पता चलेगा। यहां फोटोलाइसिस नहीं है, यहां ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं है, और यहां जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, हाँ बहुत बढ़िया, एब्सेंट। यहां जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कौन है? वो है फेरेडॉक्सिन। ठीक है, और PS1 इन्वॉल्व है आपका क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर। आइए जरा इसको करते हैं एक बार। ये रहा आपका क्लोरोफिल ए, है ना, और इसके यहां सराउंडिंग में आपको मिलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं बोल रहा हूं LHC। तो जब इसके ऊपर फोटोन गिरेंगे तो यहां से आपके भाई 2 फोटोन गिरे आपके, ठीक है, ये आपके 2 फोटोन गए, आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकले। 2 इलेक्ट्रॉन जो लिए वो आपके ले लिए फेरेडॉक्सिन ने, FD, ये रहा। ठीक है, फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, और यहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन, और यहां से इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ गए? तो अगर मैं तुमसे कहूं जब इलेक्ट्रॉन वापस ही आ गए, जब इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो इसका मतलब आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है। भाई वाटर की जरूरत तो तब थी ना जब उसके इलेक्ट्रॉन नहीं आते, उसके इलेक्ट्रॉन तो वापस ही आ गए। तो इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं? जब सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते, इसे साइक्लिक कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन निकला और वापस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन हुआ? बताइए, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ PS1। PS1 700 नैनोमीटर। PS1 फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? PS1। इलेक्ट्रॉन बैक टू PS1, इसलिए आप इसको बोलते हैं साइक्लिक। इसलिए आप इसको बोलते हैं साइक्लिक। हाँ, क्लोरोफिल ए मतलब रिएक्शन सेंटर वापस से आपके यहीं पर आ गए, इतना सा है आपका साइक्लिक। ठीक है, और ये आपकी क्या है? ये आपका क्या है? ये है आपका ETC। ठीक है, ETC। यहां प्लास्टोक्विनोन भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टोक्विनोन भी डाल सकते हो। तो ये आपका ETC है, और ETC के थ्रू क्या बनते हैं? अभी अभी आपने देखा ETC के थ्रू, अरे वो जो कीमो ऑस्मोटिक पढ़ाई है वही है ETC। कहीं तुम कहो ETC कहां गई, वही तो है ETC। आपके क्या बनते हैं? आपके ATP बनते हैं। आपके क्या बनते हैं? ATP बनते हैं। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए, ताकि मैं इसकी भी NCERT आपको थोड़ी सी करा सकूं। है कहां गई
इसकी एनसीईआरटी। यार कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखो कितना बढ़िया। यहाँ पे, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरी फैमिली बैठी हो, यहाँ हम लोग खाना बना के घर से लेके जाएं, यहाँ उसमें आलू रोटी हो या एक अरहर की दाल हो, आलू की सब्जी हो, और यहाँ पे पाँव डाल के मैं बैठा रहूं नीचे, ठंडी ठंडी पानी की हवा पाँव में लगे, यहाँ पे दो चार लुखास बैठे हों, ठीक है, ये झरना हो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही, एकदम शांति हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कितना एकदम, कितना अच्छा लग रहा है पूरा का पूरा, है ना। इंपोर्ट करते हैं फाइल, इंपोर्ट करते हैं फाइल। तू प्यार है किसी और का। हाँ आ जाओ। तुम्हें क्या लगा कि सर को वो फाइल नहीं मिलेगी? मिलेगा। बस अगले 5 मिनट में आपका लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। सर कम कश्मीर आएंगे भाई, आएंगे, पक्का आएंगे, बहुत मन है, कभी मैं गया नहीं उधर पे ना, मेरा बहुत मन है। ऐसा एक हो, शांति हो, मेरे को सुकून चाहिए एकदम इस तरह से, मतलब होटल वोटल में नहीं, वहां मजा नहीं है। मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टे हाउस टाइप से, क्या बोलते हैं उसको, घर घर में रुकते हैं जहां पर, उस तरीके से एकदम घर नेचुरल जैसा हो एकदम। लोकल्स होते हैं ना जो अपने घर देते हैं। अरे यार पता तो है, दिमाग से निकल गया। क्या क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए, बताना जरा, क्या बोलते हैं उसको। अरे तुम्हें भी ना पता। रिसोर्ट क्या, अबे नहीं, जहां पे घर अपने वो देते हैं, रुकने के लिए देते हैं, होम स्टे, होम स्टे। स्टे एट होम। होम स्टे, होम स्टे, हाँ उस टाइप से चाहिए एकदम, लोकल टाइप से जैसे होता है ना, शांति एकदम उस तरीके से पूरा, होम स्टे। हाँ उस तरीके से, वहां वहां बढ़िया है एकदम, वहां पे मजा है। आ जाओ भाई जल्दी से, इसको करते हैं कंप्लीट, आ जाओ। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, कहां से एनर्जी निकाल रहा है, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एनर्जी निकाल रहा है, एंड स्टोर दिस इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो आप देख सकते हैं आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो एनर्जी है वो कहां पर स्टोर थी, आपकी आपकी एनर्जी कहां पे स्टोर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं आपकी एनर्जी जो है वो NADPH की फॉर्म में, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है, ठीक है। और इसका डार्क रिएक्शन में क्या होगा, इसका डार्क रिएक्शन में होगा ऑक्सीडेशन, डार्क रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जो आपकी यहां एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी कहां पर, डार्क रिएक्शन में, क्या बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस। तो NADPH क्या है, NADPH में बॉन्ड्स है, वहां पर क्या है, एनर्जी आपकी स्टोर्ड है, ठीक है, आपकी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। और अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां भी आपको बताया जाएगा कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी, रुक जाओ ये पॉइंट नहीं बताता तुम्हें, ये रेस्पिरेशन का पॉइंट है,
ठीक है, मैं तुमको ये बताने वाला था कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, वो एनर्जी स्टोर होती है एनएडीएच की फॉर्म में। और फिर जब रेस्पिरेशन वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि एनएडीएच ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होने से एटीपी की सिंथेसिस करता है। लेकिन अभी आपने रेस्पिरेशन प्लांट नहीं पढ़ा तो मैंने वो पॉइंट स्किप कर दिया। मैंने बहुत सिंपल बताया कि एनएडीपीएच जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। एनएडीपीएच का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कहां पर ऑक्सीडेशन होता है? डार्क रिएक्शन पर होता है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होती है और वो खर्च होती है डार्क रिएक्शन में खाना बनाने के लिए, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। खाना बनाने में आपको यूज होती है, ठीक है भाई। ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो ग्लूकोज में क्या है? आपकी एनर्जी स्टोर की हुई है, ठीक है। एनएडीपीएच का ऑक्सीडेशन हुआ तो एनएडीपीएच कैसा कंपाउंड हो गया? ये आपका ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हो गया और ये एनर्जी यूटिलाइज हुई फूड सिंथेसिस में। फूड बनेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज में क्या है भाई? ग्लूकोज में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो वहां पर आपकी एनर्जी क्या होगी? आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक। बहुत तरीके से आप इसको देख सकते हैं। वाटर, वाटर क्या है? वाटर एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। वाटर भी ऑक्सीडाइज हो रहा था, उससे क्या निकल रहे थे? प्रोटॉन निकल रहे थे। प्रोटॉन के फिर ग्रेडियंट से क्या बनती है? एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। तो आप अभी इस पॉइंट को लेके चलिए, इस पॉइंट को लेके चलिए, ठीक। स्पेशल सब्सटेंस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। एटीपी में बॉन्ड्स हैं, वहां पर आपकी एनर्जी है। द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation। phosphorylation का मतलब क्या बताया था? phosphorylation का मतलब बताया था एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना, इसको बोलते हैं phosphorylation। और ये रिएक्शन दोनों जगह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो आप इसको रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बता दिया है, मतलब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन पढ़ना बाकी है। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में होना। फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। किसकी प्रेजेंस में होना? लाइट की प्रेजेंस में होना। जब दो फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, पहले कौन? PS2 और उसके बाद कौन? PS1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो PS2 से PS1 की तरफ था। अ प्रोसेस जिसको आपने बोला था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप पहले देख चुके हैं, जिसको आपने जेट स्कीम बोला था। जेट स्कीम में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में एटीपी एनएडीपीएच आपके सिंथेसाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो। जब आपका सिर्फ PS1 ही काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड, इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड। बच्चों ये यहां से कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जल्दबाजी में क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, बस मुझे इसकी एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। हम इसको कल रीड कर लेंगे और कल हम अपना डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको, इस वाले को हम कल रीड करेंगे, कल रीड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। 5:55 हो गया है तो मेरी अगली क्लास है, उसके लिए एक प्रॉपर ब्रेक होना भी जरूरी है ना, ताकि तुम एक रेस्ट करके एक एनर्जी लेके उस क्लास में जाओगे। मैं ही तुम्हें 6 बजे 6:05 पे छोड़ूंगा तो फिर 6:15 में भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। अपन तो कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत तो ऐसी है नहीं, है ना। जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है, फिर कॉन्सेप्ट डाइल्यूट हो जाते हैं, मजा नहीं है। फिर पता चला पूरा पढ़ाया, आखिरी में बच्चे को समझ नहीं आया तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। चलिए भाई ख्याल रखिएगा, ठीक है।